हाँ तो बच्चों, आज हम लोग 8वां एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। 8 नंबर का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। 8 नंबर का सतीश और प्रदीप इसमें पार्टनर रहने वाले, इक्वल रेशो रहने वाला है। अक्टूबर 2015 में ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। इसमें 3 बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट्स है। एक एडवर्टाइजमेंट की है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और सबसे मेन क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर बहुत सुपेरियर एडजस्टमेंट इसमें हमें देखनी है। तो हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल की हिंट। चलिए, सतीश और प्रदीप के एग्जाम्पल की हिंट। सतीश और प्रदीप ये पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, सतीश प्रदीप। उनका रेशो इक्वल है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो उनका इक्वल है। उनका ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस की डेट है 31 मार्च 2020। ये हमारी क्लोजिंग डेट है। तो जो आइटम हमें अब रेगुलर हो चुके हैं उनके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलते हम लोग। चलो देखते हैं। परचेस एसटीडी, सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो रकम लेना है हमें, कस्टमर तरफ हमारी जो बाकी है वो सन्ड्री डेटर्स एसेट में। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक हमारा कन्फर्म आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस पहले है, सैलरीज बाद में है। इसमें वेजेस का पोर्शन ज़्यादा है और सैलरी भी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी, तो ही इसको एक में किया है। वेजेस और सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसका और एक नाम आ सकता है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद में बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग फैक्ट्री की रहो, ऑफिस की रहो, गोडाउन की रहो, जो भी रही बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट है। फैक्ट्री बिल्डिंग भी बैलेंस शीट के एसेट में आएंगी। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 2 साल की, एडवर्टाइजमेंट है 2 साल की 10,000 रुपये। और उसमें क्या दिया है देखो, विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मीनिंग है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 से एडवर्टाइजमेंट हमारी शुरू हुई है और 1 जनवरी 2020 से 2 साल के लिए हमने 10,000 रुपये पेड किया है। इसका मीनिंग पहले हम लोग समझ में लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है 10,000 रुपये, वो है 2 साल के लिए। एडवर्टाइजमेंट है 10,000 है, वो 2 साल के लिए है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का हमारा जो एक्सपेंडिचर ये शुरू हुआ है 1 जनवरी 2020 को। तो चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन हम ऑन बोर्ड। आपको एडवर्टाइजमेंट दिया है 10,000, एडवर्टाइजमेंट दिया है 10,000 रुपीज़। ये दिया है हमने 2 साल के लिए पेड किया है। आप ऐसा समझ लो कि मैंने जलगांव बस स्टैंड पे एक होर्डिंग, मेरे क्लास का एक होर्डिंग मैंने 2 साल के लिए लगवाया है, जिसकी अमाउंट 10,000 रुपीज़ है। तो 2 साल के लिए हमने जब 10,000 रुपये दिए तो पर एनम कितना आएगा, 1 साल का कितना रुपये आएगा, तो वो देखेंगे। 10,000 को हम 2 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर एनम आ जाएंगी 5,000। पर एनम अमाउंट हमारी आएंगी 5,000। अब बच्चों देखो मैंने क्या किया है, मैंने जो होल्डिंग लगाया ना 1/1/2020 को बस स्टैंड पे होल्डिंग लगाया है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1/1/2022 तक है, ये इसे 2 साल के लिए है। अब इसका मीनिंग ऐसा हो रहा है कि 1/1 से लेके तो मेरा अकाउंट इस साल तो 31/3 पे ही क्लोज हो रहा है। इस अकाउंटिंग ईयर में मेरा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत कब हो रही है 1 जनवरी को, और अकाउंट कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। मतलब कितने महीने मैं इस अकाउंटिंग ईयर में
उस ऐड का यूटिलाइजेशन करने वाला हूँ सिर्फ 3 महीने। उस ऐड का यूटिलाइजेशन में कितने महीने करने वाला हूँ? सिर्फ 3 महीने। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट है 10,000, 2 साल के लिए दी, 1 साल का आया 5,000। हमारा टारगेट है 3 महीने का खर्चा। हमारा टारगेट कितना है? 3 महीने का खर्चा। तो 3 महीने का हमारा खर्चा आ रहा है 1,250। 12 महीने के लिए 5,000, 6 महीने के लिए 2,500, 3 महीने के लिए 1,250, एकदम प्लेन। तो बच्चों अब आपको देखना ये है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, जो ट्रायल बैलेंस में दी है वो है 10,000, जिसमें हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस इस अकाउंटिंग ईयर का कितना है? 1,250। एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारा इस अकाउंटिंग ईयर का कितना है? 1,250। एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर 1,250। और बचे हुए जो भी अमाउंट है ये मैंने एसटी महामंडल को 31/3 से लेके तो 1/1/2022 तक दे रखी है। 1/4/2020 से लेके तो 1/1/2022 तक एक्स्ट्रा दे रखी है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड। तो इतने बड़े कैलकुलेशन में हमें सिर्फ क्या ढूंढना है कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना है। तो ये प्रीपेड की अमाउंट आ गई 8,750, जिसे मैं एडवर्टाइजमेंट में से लेस करूँगा और बैलेंस शीट के एसेट में लूँगा। तो इसको मैं वापस एक बार रिकैप करता हूँ बच्चों। मैंने एडवर्टाइजमेंट पेड की 10,000, वो पेड की 1/1/2020 को, वो पेड की 2 साल के लिए 1/1/2020 से, तो 2 साल की उसका ड्यूरेशन हो रहा है 1/1/2022 तक। 2 साल के लिए यदि 10,000 दे रहा हूँ तो पर एनम मेरा एक्सपेंडिचर है 5,000। पर इस अकाउंटिंग ईयर में मैंने एडवर्टाइजमेंट का यूटिलाइजेशन किया है 1/1/2020 से लेके तो 31/3/2020 तक। 3 महीने के लिए मैंने यूटिलाइजेशन किया है। तो ये 3 ही महीने का खर्चा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले सकता। बाकी की अमाउंट जो है वो मेरी प्रीपेड है। बाकी की अमाउंट मैंने 1 अप्रैल 2020 से तो 1 जनवरी 2022 तक दी है। तो जो मैंने आगे के पीरियड की दे रखी है उसे मैं प्रीपेड बोलूँगा। तो प्रीपेड की अमाउंट मैंने बहुत सिंपल निकाल के बताई आपको। एक्चुअल एक्सपेंसेस है 10,000, सॉरी एडवर्टाइजमेंट पेड की है 10,000। हमारा इस अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 3 महीने का खर्चा है 1,250। इसका मतलब हमारा प्रीपेड ये दोनों में से ये दोनों की मैंने सब्सट्रैक्शन की, तो प्रीपेड की अमाउंट है 8,750। ये 8,750 के मैं 2 ही फेक करूँगा, एडवर्टाइजमेंट में से लेस और बैलेंस शीट के एसेट में। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी पहले है इसलिए हम लोग सैलरी को पीडी में लेते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस ये आइटम हमारा पीडी में आएगा। कैश इन हैंड हमारी करंट एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में ही आएंगी। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 10% गवर्नमेंट पेपर्स इसका दूसरा नाम है। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसका तीसरा नाम है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये उसका चौथा नाम है। नाम कुछ भी आने दो। डेबिट बैलेंस है हमारी एसेट है, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की है, उसका ये आइटम है। इन्वेस्टमेंट हमने 60,000 की है और 1 जुलाई 2019 को की है। 1 जुलाई 2019 को की है। देखते हैं इसका कैलकुलेशन हम लोग ऑन बोर्ड। बच्चों हमारा जो अभी के एडजस्टमेंट्स हमें समझनी है, तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है आपको। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको दिया है 60,000 रुपीज़। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता रहा है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा है? पर एनम है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए, तो ये 1 जुलाई 2019 को परचेज किए। कब परचेज किए हैं? 1 जुलाई 2019 को। ऐसे एडजस्टमेंट में हमें क्या देखना है? पहली चीज़ देखना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ देखना है उसकी अमाउंट,
और तीसरी चीज़ देखना है कि कब परचेस किया। अब आप लोगों को पता है कि अकाउंट एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2020। तो 1/7 से तो 31 दिन तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो रहे। तो अब हमारे सामने कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 60,000, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जिसका पीरियड हो रहा है 9 मंथ। प्रिंसिपल अमाउंट है 60,000, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, परसेंट इसके लिए डिवाइडेड बाय 100, और इसे परचेस करने हमें कितने महीने हुए हैं, 9 महीने। 9 महीने की अमाउंट हमें निकालनी है। 0 0 कट किया, 12 पंचे 60, 500 गुनीला 9, 4,500 आपका इंटरेस्ट आ रहा है। इस इंटरेस्ट को एक्रूड इंटरेस्ट या कोई लोग इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों नाम से जान सकते हैं। ये इंटरेस्ट हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है क्या, ये हम देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में तो इंटरेस्ट है ही नहीं भाई, इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब मिला नहीं है। ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट हमें अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है तो छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारी है, गवर्नमेंट ने 10% इंटरेस्ट कबूल किया है, इन्वेस्टमेंट करके 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने का इंटरेस्ट 4,500 है, गवर्नमेंट ने अभी तक दिए नहीं, हमें अभी तक मिले नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट हमारा ड्यू है बट मिला नहीं है, डेट्स कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। इसके हम लोग दो इफेक्ट करेंगे, एक तो बैलेंस शीट के एसेट में इसे इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे तो भी चलेगा, सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा, और दूसरा ये हमारा इनकम है और इनकम है इसलिए इसे लेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। बच्चों एक चीज़ ध्यान में लो कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है सबसे पहली चीज़, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा इनकम होता है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो हमारा इनकम है, इनकम आएगा पीसी को। अभी तक नहीं मिला है तो हमारी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट बढ़ जाएंगे, इसलिए हम लोग इसे बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे। इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे तो भी चलेगा, सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारा वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट को। वेयर हाउस जहाँ हम लोग हमारा माल बना के रेडी करके रखते हैं, गोडाउन का ही एक टाइप होता है, उसे हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं। वेयर हाउस आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डायरेक्ट लाइबिलिटी में भी ले सकते हो, और कैपिटल अकाउंट यदि सेपरेट निकालते हो तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ले सकते हो। हम लोग कैपिटल अकाउंट निकालते हैं इसलिए हम इसे कैपिटल के क्रेडिट में लेंगे। सेल्स लेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सेल्स लेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिटर्स लेंगे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, सप्लायर को जो हमारी अमाउंट देना है ये हमारी लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लेंगे। डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस इनकम शो करता है, इनकम बताता है, इसके लिए इस डिस्काउंट को हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी पहली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस एट ₹92,000। मार्केट प्राइस 92,000 है, विच इज़ जो कि 15% अबोव कॉस्ट, जो कॉस्ट से 15% ज़्यादा है, विच इज़ 15% अबोव कॉस्ट, जो कॉस्ट से 15% ज़्यादा है, इट्स कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे 15% ज़्यादा है। बच्चों इसमें है ना सभी 15% प्लेन अमाउंट निकाल लेते हैं और सॉल्यूशन कर लेते हैं तो वो नहीं चलेगा, इसमें वो सिस्टम नहीं चलेंगी। इसकी ओरिजिनल अमाउंट कैसे निकालना है ये देखते हैं हम बोर्ड पर। बच्चों अभी आपको मैं क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट ले रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस से दिया है 92,000। देखो बहुत सही एडजस्टमेंट है, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। मार्केट प्राइस है 92,000 और ये जो मार्केट प्राइस दी है ये आपको कॉस्ट प्लस 15% दी है। उन्होंने ये बोला है कि 15% अबोव कॉस्ट, इट्स कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा है। तो हमारे सामने एकदम प्लेन फार्मूला अपने आप क्रिएट हो रहा है, कॉस्ट प्लस 15% इज इक्वल टू मार्केट प्राइस।
कॉस्ट प्लस 15% इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। उन्होंने क्या बोला है कि मार्केट प्राइस कितनी है 92,000, विच इज कॉस्ट प्लस 15%। अब वो 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा है। ये देखो ये 15% ज़्यादा है, इसे मैं 15 लूँगा। ये 15% कॉस्ट पे, इसलिए मैं कॉस्ट को 100 अज्यूम करूँगा। कॉस्ट को 100 अज्यूम किया, 100 पे 15% 15 आया, तो आपकी मार्केट प्राइस बन जाएंगी 115 की। बच्चों ये एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुझे हर बार की आदत है, कोई चीज़ यदि मैं 100 रुपये की लाता हूँ तो मम्मी को 115 की बोलता हूँ या आपको 115 की बोलता हूँ। थोड़ी सी उसमें अपनी हवा बढ़ती है ना। सही दाम बोलना मुझे पता नहीं है। 100 रुपये की चीज़ लाई तो उसे मैं बोलता हूँ 115 की लाई, 200 की लाई तो मैं बोलता हूँ 230 की लाई, 1000 रुपये की कोई चीज़ लाई तो मैं किसी को भी बोलता हूँ कि इसको 1150 में लाया। ये मेरी हमेशा की आदत है। डैट्स कॉल्ड कि हर कोई भी चीज़ में मैं 15% अमाउंट बढ़ा के बोलता हूँ। तो आपके सामने आने वाली अमाउंट कौन सी है? ये बड़े भी अमाउंट है। ये बड़े भी अमाउंट में दो चीज़ें हैं, एक तो 100 रुपये जो है तो ओरिजिनल है और एक 15% जो बड़े हुए वो है। तो अब हमारे सामने एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 92,000 मार्केट वैल्यू है जो मेरे कैलकुलेशन से कितनी है 115। 115 के लिए जब आपके पास 92,000 दिए है तो आपको ढूंढना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो मैं कॉस्ट प्राइस को क्या करूँगा? क्वेश्चन मार्क कर दूंगा और बस अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 92,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115 डिवाइडेड बाय 115। देखो फ्रेंड्स ये 5 के टेबल में आएगा और ये भी 5 के टेबल में आएगा। 23 4 23 4 92, ये आया 4000 मल्टीप्लाई बाय 20। आपके कॉस्ट प्राइस आ गई 80,000। आपके कॉस्ट प्राइस आ गई 80,000। ये कैलकुलेशंस कई बार बताने के बावजूद बच्चों को समझ नहीं आती है, जल्दी नहीं दिमाग में उतरती है। बच्चे क्या करते हैं, सीधा 92,000 में 15% ज़्यादा है तो वो 92,000 पे ही 15% अमाउंट निकाल के क्लोज कर देते हैं। 0 15 दूने 30, 15 9 135 138, 13,800 रुपये वो लेस कर देंगे। और आपके सामने ये 14 20 ये कुछ अमाउंट निकाल के रख देंगे और ये बोलेंगे कि ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। क्या किया? 92,000 पे सीधे 15% जो ज़्यादा के थे वो कम किए और ये अमाउंट आई, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स वैसे नहीं है। उनका ये बोलना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें पता नहीं है, पर कॉस्ट प्राइस पे हमने 15% बढ़ाए हुए, इतना हमें पता है। तो अब मुझे पता नहीं तो मैं तो 100 मान सकता हूँ। तो मैंने कॉस्ट प्राइस क्या मानी है, क्या जूम की या 100 पे 15% कितना हो गया 15। तो मेरी मार्केट प्राइस क्या बन गई 115। 115 के कंपेरेटिव मेरे पास आज कितनी अमाउंट दी उन्होंने 92,000। मुझे यदि डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क करूँगा, मुझे ओरिजिनल कीमत निकालनी तो यहाँ क्वेश्चन मार्क करूँगा। तो मैंने क्वेश्चन मार्क किया कॉस्ट के नीचे। अब मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 92,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115 जिसका आंसर आया 80,000। इसको हम मैच करेंगे। ओरिजिनल कीमत है जो कॉस्ट प्राइस है 80,000 और उस पर मैंने 15% ऐड किया है, उस पर मैंने 15% ऐड किया है। देखो 80,000 के 15% 12,000, तो मार्केट प्राइस क्या बन रही है 92,000। ये हो गया मैच। हमारी अमाउंट निकाले हुए उस पर 15% मैच करके हमें अमाउंट मिल रही है 92,000। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं है, अभी तक कोई एग्जांपल में हमने देखी नहीं, पर बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं, मैंने 100 अज्यूम किया, 15% बढ़ाया, इसके लिए 15% लिखा, मार्केट प्राइस बन गई 115। 115 के लिए आपको दिया 92,000, तो 100 के लिए कितना हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 80,000। हमारा रूल है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, तो ये है लेस। इसके हम दो इफेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के
एसेट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। नेक्स्ट, डिप्रिसिएट मशीनरी एट 10% पर एनम। मशीनरी पे 10% डिप्रिसिएशन है, मशीनरी में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आप सभी को पता है डिप्रिसिएशन से हमारी एसेट वैल्यू रिड्यूस होती है, डिक्रीज़ होती है। हम हमारे फिक्स एसेट साल भर यूज़ करते हैं, उसका वैल्यूएशन डाउन होता है। कम हुए हुए वैल्यूएशन को ही हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन हम यहाँ मशीनरी में से 10% लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। यहाँ दिया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेयर ₹2500। आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपके 2500। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस में हम लोग ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग है बाकी है, कुछ रकम हम दे चुके हैं जो ट्रायल बैलेंस में आई है और उसके अलावा 2500 रुपये बाकी है, तो हमारा खर्चा बढ़ने वाला है, इसलिए हम लोग पहले वेजेस में ऐड करेंगे और यह अमाउंट हमें हमारे लेबर को देना है, वर्कर्स को देना है, यह अमाउंट ड्यू है, इसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लेंगे। आरडीडी आपको सबको पता है, यह बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है आरडीडी की। एक तो बैलेंस शीट के एसेट में हम लोग डेटर्स में से हमेशा न्यू आरडीडी लेस करते हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स में से 5% अमाउंट लेस करेंगे और सेकंड इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेंगे। ये आपको नया जूना बैड डेप्स नहीं है, पुराना आरडीडी नहीं है, सिर्फ डेटर्स पे एक ही एडजस्टमेंट है और वो भी न्यू आरडीडी की है, जो आपको सिंपल रहने वाली है। डेटर्स में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन आपको लिखने के लिए है, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट का कैलकुलेशन भी आपके लिखने के लिए है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी आपके लिखने के लिए है, जो आपको मैं लिंक में दे ही रहा हूँ। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। हाँ तो बच्चों देखो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहला आइटम हमें परचेसेस दिया है, पर परचेस के पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको 25,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक 25,000। परचेसेस के ऊपर रिटर्न भी नहीं है, अनरिकॉर्डेड भी नहीं है, मैं सीधे 2,20,000 रुपये बाहर ले लेता हूँ। उसके पहले आप सब लोग ध्यान दो, मैंने अकाउंट का हेड पूरा दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020, और बैलेंस शीट को भी हमने पूरा नाम दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020। आज आपके लिए मैं किताब के पैटर्न से जा रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि कैपिटल में ना द ड्राइंग है, ना गुड्स टेकन है, ना इंटरेस्ट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम लोग कैपिटल सीधा लाइबिलिटी में लेके कैसे छुड़ा सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको दोनों में से जो मेथड सूटेबल रहेगी वो आप लोग कर लेना। तो अब देखो ओपनिंग स्टॉक लिया मैंने 25,000, परचेस इसलिए 2,20,000। उसके बाद है आपका डिस्काउंट, जो डेबिट का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड है, वो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। हम लिखते टाइम पे पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, डिस्काउंट अलाउड। ओपनिंग स्टॉक हो गया वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। वेजेस पहले है, वेजेस एंड सैलरीज, जिसके अमाउंट आपको दिए 23,000। उस पर एक एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,500, मैं आउटस्टैंडिंग ऐड कर लूँगा। 23,000 में पेड कर चुका हूँ, 2,500 बाकी है। तो इस साल मेरे प्रोडक्शन के लिए लगने वाली जो मजूरी का खर्चा था, लेबर चार्जेस थे, वेजेस थे, वो हो गए 25,500। ये अमाउंट मेरी पेएबल है, पेएबल अमाउंट लूँगा मैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। मुझे मेरे वर्कर्स को सिर्फ 2,500 रुपीज़ पे करना है, तो जितने पे करना है वो लाइबिलिटी को आएंगे। और इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैंने लेबर को, मेरे वर्कर्स को 23,000 रुपये में दे चुका हूँ, 2,500 बाकी है, यानी इस साल का मेरा प्रोडक्शन के लिए लगने वाला लेबर का एक्सपेंसेस है, वेजेस का एक्सपेंसेस है 25,500। मैन्युफैक्चरिंग है 25,500। नेक्स्ट आइटम, इसके दो नाम मैंने आपको बताए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 25,500। फैक्ट्री बिल्डिंग है, मेरी एसेट है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमारी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में ही लूँगा।
इस पे डिप्रिसिएशन वगैरह आ सकता था पर नहीं है। 1,75,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 75,000 जिस पे 10% की एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी इसे मैं इनर कॉलम में लूँगा 75,000। इस पे आएगा डिप्रिसिएशन 7,500, 67,500। डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, आप पूरा लिखो, प्लांट एंड मशीनरी पूरा लिखो। एडवर्टाइजमेंट की एडजस्टमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। एडवर्टाइजमेंट है 10,000 ट्रायल बैलेंस में दिए, एक्सपेंडिचर में ले लिए। 3 महीने की छोड़ के बचे हुए में प्रीपेड करके ले लिया 8,750। तो जो 3 महीने की अमाउंट है वही बराबर आगे बाहर 1,250। ये प्रीपेड को लूँगा मैं बैलेंस शीट के एसेट में। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8,750। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट था 10,000, वो था 2 साल के लिए। 1 साल का आया 5,000। इस साल का खर्चा है मेरा सिर्फ 3 महीने का। 3 महीने का आया 1,250। तो ये 1,250 में ले चुका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और बचे हुई रकम ले ली मैंने बैलेंस शीट के एसेट में। इसका पूरा वर्किंग नोट आपको हिंट में मैंने समझाया ही है। यदि अभी नहीं समझ में आया तो वापस थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आप पिछले लेक्चर में जाके देख लो। पिछले थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और देख लो। 10,000 2 साल का, 1 साल का 5,000, 3 महीने के 1,250 पीडी में, और बचे हुए एसेट में। एकदम सिंपल। सैलरीज एंड वेजेस 45,000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज एंड वेजेस 45,000, एडजस्टमेंट नहीं है। कैश इन हैंड हमारी करंट एसेट्स है 15,000। कैश इन हैंड हमारे कैश बॉक्स में जो भी अमाउंट अवेलेबल है, शिल्लक है, कैश इन हैंड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने आपको ये समझा के दिया है। फिक्स एसेट के और करंट एसेट के बीच में हम इसे लिखते हैं। फिक्स एसेट और करंट एसेट के बीच में इसे लिखते हैं। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 60,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड है 4,500। इसकी वर्किंग नोट हम लोग देख चुके हैं। हमारी अभी की इन्वेस्टमेंट हो गई 64,500। ये इनकम है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 4,500। उसके बाद हमारा आइटम है वेयर हाउस रेंट, जहाँ हम हमारा प्रोडक्शन का माल रखते हैं। वेयर हाउस रेंट 6,000। कैपिटल सबसे पहले सतीश का 120 मैं कैपिटल ले लूँगा, या मैं सतीश का कैपिटल लूँगा 1,20,000, और उसके बाद मैं प्रदीप का भी कैपिटल ले लूँगा 90,000। उसके बाद सेल्स है 4,30,000। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 4,30,000। क्रेडिटर्स है 85,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है 85,000। डिस्काउंट है 3,500। क्रेडिट का डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अर्न है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक 92,000 है, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ रही है 80,000। क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट के एसेट में लूँगा 80,000। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट मेरे हो चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस के भी 2 इफेक्ट में कर चुका हूँ, वेजेस में ऐड और लाइबिलिटी में।
और आरडीडी की एडजस्टमेंट है 5% ऑन डेटर्स। मेरे ख्याल से मेरा एक डेटर्स का आइटम ही रह गया, ठीक है कोई बात नहीं। सन्ड्री डेटर्स है 45,000, सन्ड्री डेटर्स है 45,000। इस पे पहले बैड डेप्स रहता तो वो लेस करता, बैड डेप्स नहीं है, मैं आरडीडी निकालूँगा। 5% आरडीडी बोला है 2250, 2250, 42,750 हमारा बचे हुए अमाउंट। ये आरडीडी अकेला आइटम है, यहाँ ना नया है ना पुराना, कोई टेंशन नहीं है, एक ही आरडीडी है, न्यू आरडीडी। जो हमारा लॉस है, ये लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेंगे। तो हमारी सब एडजस्टमेंट्स हो गई, परचेस हो गए, डेटर्स हो गए, डिस्काउंट हो गया, ओपनिंग हो गया, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, प्लांट, एडवर्टाइजमेंट का भी हो गया, सैलरी एंड वेजेस भी ले लिया है हमने। चलो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हो गए, डिप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस के 2 इफेक्ट ले लिए, ठीक है, आरडीडी हो गया। अब हम लोग क्लोज करेंगे अकाउंट्स एज पर रूटीन। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है 5,10,000, वो मैंने ले ली। अब 5,10,000 में 2,95,500 रुपये में लेस करूँगा। कहाँ से आए 2,95,500? तो ये डेबिट की टोटल है 25, 25, 25, 75, 76, 75, 76, 2,96,000 है ये, ठीक है। 2,96,000 लेस करूँगा। 5 और 5 10, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 4 6 8 10 11 2, 2,14,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करूँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,14,000। ये एग्जांपल दिखने में छोटा है और बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट में इसमें गूगली है। क्लोजिंग स्टॉक पे बहुत भारी एडजस्टमेंट है और बॉन्ड्स की भी है। 2,14, 2,18, 2,19, 2,22 क्रेडिट साइड ही बड़ी दिख रही है, 2,22,000 टोटल है। अब यहाँ जो प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है उसे मैं बोलूँगा नेट प्रॉफिट, जिसमें सतीश और प्रदीप का इक्वल हिस्सा है। अब नेट प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, ये 1,030, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 26 और 6, 32, 3, 7 और 5, 12, 1,56,000 रुपये नेट प्रॉफिट आ रहा है। हम लोग एक बार फिर देख लेंगे, 5 और 5 10, तीसरा आंकड़ा देखेंगे 6, 2, 8 और 2 10, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 26 और 6 32, 3, 3, 7, 5, 12, 1,56,000। इसमें 2 लोगों का हिस्सा है, सतीश और प्रदीप। 1 56, 75 और 3 78 इक्वल मैंने 2 हिस्से किए उसमें प्लेन। ये देखो नेट प्रॉफिट है 1,56,000, इसमें दोनों पार्टनर का इक्वल हिस्सा है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78,000। तो सतीश का हिस्सा भी 78,000 है, प्रदीप का हिस्सा भी 78,000 है। अब ये हमने कैपिटल नहीं निकाला है, हमने लाइबिलिटी में ही लेना है। सतीश के इसमें ऐड कर दो और प्रदीप का नेट प्रॉफिट प्रदीप के इसमें ऐड कर दो। तो देखो किताब में इस टाइप से दिया है और मैंने इसके पहले के एग्जांपल कैपिटल अकाउंट निकाल के किए है। तो कैपिटल निकाला तो कैरी डाउन में लेता था और यह सीधा ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। 1,98,000 और 1,68,000 और इसे हम लोग अभी टैली करने की कोशिश करेंगे। 500, 8, 16, 18, 5, 23, 11, 15, 17, 25, 2, 4,53,500। इधर देखते हैं 5, 10 और ये 25, 2, 7, 14, 18, 22, 22 और 5, 27,
कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देखते हैं। 5 5 10, 6 11 18, 18 और 7 25 के 5, 2 7 और 7 14, 18 18 और 26, 31 31 33, 33 के 3, हाथ से 3, 10 16, 16 और 6 22, 23 23 और 8 31, 31 और 4 35, 35 के 3, 3 और 1 4, 4,53,500। तो बच्चों इस एग्जाम्पल की खासियत है, दिखने में एग्जाम्पल छोटा दिख रहा है, लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, बस इसमें जो एडजस्टमेंट्स है वो काफ़ी बढ़िया है। मैं उस एडजस्टमेंट्स को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ जाएगा। देखो, क्लोजिंग स्टॉक, मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैं कॉस्ट को 100 मानूंगा। अब वो है 15%, तो आएगी आपकी मार्केट प्राइस। 100 रुपये यदि कॉस्ट मान रहा हो तो 100 पे 15%, 15 ही रुपये हो रहे हैं, और मार्केट में उसकी 100 रुपये की कीमत हो जाती है 115 रुपये। 115 के लिए आपको दिया 92, तो 100 के लिए कितना? तो यह कैलकुलेशन हम करेंगे, 92 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115। तो बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ कभी 20% बोलते तो 100 + 20 इज इक्वल टू 120। हम यहाँ कितने लिखते हैं? 120। 120 के लिए इतने, तो 100 के लिए कितने? 30% अब वो आता तो हम क्या करते हैं? 100 + 30 इज इक्वल टू 130। 130 के लिए 92, तो 100 के लिए कितना? जस्ट ओके। तो फिगर्स चेंज हुई कि हमारी फिगर्स चेंज होंगी, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 80,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना मिल गया? 80,000। और वो 80,000 में 2 जगह ले चुका हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। एडवर्टाइजमेंट पे भी बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट है 10,000, वो है 2 साल के लिए, 1 साल की आई 5,000। मेरी एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई 1/1/20 को, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31/3/20 को, मेरे ये हो रहे 3 महीने। 5,000 1 साल का खर्चा है, मुझे 3 महीने का निकालना है। 3 महीने के आ गए 1250। तो बच्चों टोटल पेड किए कर चुके हो आप 10,000, एडवर्टाइजमेंट आपने अभी तक यूज़ की है 1250, तो ये 8,700 बन गए आपके प्रीपेड, जो आपने 1 अप्रैल 2020 से लेके तो 1 जनवरी 2022 तक पेड किए। इसके हमने 2 इफेक्ट किए, एडवर्टाइजमेंट में से ये लेस किए 8,750 की अमाउंट लेस की, और वही हमने बैलेंस शीट के एसेट में ली। तो ये 2 बहुत खास एडजस्टमेंट्स हमारी इस एग्जाम्पल में थी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे लगता है एग्जाम्पल को इसको 2 बार आप घर पे छुड़ाओ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें आपको 1-2 एडजस्टमेंट्स और घर पे बढ़ा सकते हो, आपको बढ़ाना हो तो आप लोग इसमें एक एडजस्टमेंट बढ़ा लेना। जिनको भी और इंटरेस्ट है उन लोगों ने क्वेश्चन लिखते वक्त ही एक एडजस्टमेंट इसमें बढ़ा लेना, मेंटेन 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। मेंटेन 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो उसका इफेक्ट आप क्या करोगे? क्रेडिटर्स में से लेस, क्योंकि क्रेडिटर्स में डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है। एग्जाम्पल बढ़िया है। तो हम लोग अभी रुकते हैं, देखते हैं कल नेक्स्ट एग्जाम्पल।